नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सुयवाल सर यूट्यूब चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 4 का, यानी केमिकल काइनेटिक्स का, जिसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। इस केमिकल काइनेटिक्स की हमारी 9th क्लास कंप्लीट हो गई थी, यानी आज हमारा इस केमिकल काइनेटिक्स का पार्ट नंबर 10 रहेगा, यानी अपन कह सकते हैं वीडियो नंबर 10। पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था टक्कर सिद्धांत का, जिसको हमने टक्कर सिद्धांत कहा था या संघट्ट सिद्धांत। टक्कर सिद्धांत का हमने डिटेल से अध्ययन किया था। टक्कर सिद्धांत के महत्वपूर्ण बिंदु हमने देखे थे। अभिक्रिया वेग में उत्पन्न होने वाले जो अवरोध हैं उनका अध्ययन हमने किया था, और अभिक्रिया का वेग किन कारकों पर निर्भर करता है उन कारकों का भी हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था। 2 कारक थे, एक था टक्कर आवृत्ति और एक कारक था प्रभावी टक्करों का अंश। इन सब बातों का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया था, और आज उसी कड़ी में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, यानी इसे हम कहते हैं डिपेंडेंस ऑफ रेट रिएक्शन ऑन टेम्परेचर। सीधी सी बात यह है कि अभिक्रिया का जो वेग है वो ताप पर किस प्रकार डिपेंड होता है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि ताप के द्वारा अभिक्रिया के वेग में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका हम डिटेल से इस आज के वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं, तो लगातार आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। देखो, अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता, जब हमने अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया था तो वहां पर हमने एक कारक पढ़ा था तापमान का प्रभाव, और हमने ये कहा था कि सामान्यतया तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि तापमान बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से उनके मध्य होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि सामान्यतया ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, और 10 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या कहेंगे? 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 या 3 गुना बढ़ जाता है। 3 गुना बढ़ जाता है, जिसे क्या कहते हैं? ताप गुणांक। तो क्या कहेंगे? जिसे ताप गुणांक कहते हैं, जिसे ताप गुणांक कहते हैं। यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 या 3 गुना बढ़ जाता है, जिसे ताप गुणांक कहते हैं। यानी हम ताप गुणांक को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ताप गुणांक इक्वल टू क्या लिखेंगे? T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वेग स्थिरांक बोल दो या वेग नियतांक बोल दो, एक ही बात है, अपॉन T डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वेग नियतांक इक्वल टू 2 या 3 गुना अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। यानी एक तो हमारे पास ताप गुणांक का सूत्र ये आ गया, यानी हम सूत्र के द्वारा इस प्रकार से ताप गुणांक को प्रदर्शित कर सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, ताप गुणांक इक्वल टू, देखो, T + 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर वेग स्थिरांक है, वेग नियतांक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं KT + 10 अपॉन KT इक्वल 2 या 3 गुना अभिक्रिया का वेग। हम किसी भी रूप में ताप गुणांक को लिख सकते हैं।
क्या बताया मैंने, ताप गुणांक इक्वल टू T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर वेग स्थिरांक या वेग नियतांक अपॉन T डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप पर वेग नियतांक। इसी को हमने इस रूप में लिखा है, ताप गुणांक इक्वल टू KT प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है अपॉन KT इक्वल टू 2 या 3 गुना अभिक्रिया का वेग। यानी ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 या 3 गुना बढ़ जाता है, जिसे हम ताप गुणांक कहते हैं। अब देखो, हमने पिछले वीडियो में भी अध्ययन किया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग 2 कारकों पर निर्भर करता है। यानी अपन कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग टक्करों की, जो अपन कह सकते हैं टक्करों की संख्या या टक्कर आवृत्ति तथा प्रभावी टक्करों के अंश पर निर्भर करता है। यानी अपन कह सकते हैं यहां पर कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग टक्कर आवृत्ति व प्रभावी टक्करों के अंश पर निर्भर करता है। क्या कहेंगे हम कहेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग संघट आवृत्ति, देखो संघट बोल दो टक्कर बोल दो एक ही बात है, कोई कंफ्यूज यहां पे नहीं होनी चाहिए। संघट आवृत्ति जिसको हमने Z के द्वारा दर्शाया था, संघट आवृत्ति व प्रभावी संघटों या प्रभावी टक्करों एक ही बात है, प्रभावी संघटों के अंश, और इसको हमने F के द्वारा दर्शाया था, के अंश पर निर्भर करता है, यानी ओवरऑल अपन ये कहेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग संघट आवृत्ति व प्रभावी संघटों के अंश पर निर्भर करता है, जिसको हम इस प्रकार से समझा सकते हैं। देखो, पहले हम बात करेंगे संघट आवृत्ति बढ़ने से, संघट आवृत्ति बढ़ने से। अब देखो आप, पहले हम चर्चा करेंगे संघट आवृत्ति बढ़ने से अभिक्रिया का वेग किस प्रकार बढ़ता है। यानी अपन क्या कहते हैं, अपन कहते हैं कि ताप बढ़ाने पर, देखो समझना, ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो बात सीधी सी है, अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, अभिक्रिया वेग बढ़ता है। गतिज ऊर्जा बढ़ी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ा। ताप बढ़ाने पर क्या बताया मैंने कि गतिज ऊर्जा, अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया वेग बढ़ता है। अब देखो, परीक्षण के द्वारा क्या देखा गया, हम कह सकते हैं परीक्षण द्वारा पाया गया, क्या पाया गया कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा लगभग 3% बढ़ जाती है। समझने इस बात को, परीक्षण द्वारा क्या पाया गया कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा लगभग 3%
बढ़ जाती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा लगभग 3% बढ़ रही है तो इसका मतलब अभिक्रिया का वेग भी 3% बढ़ना चाहिए। लेकिन वास्तव में क्या होता है, अपन कहेंगे लेकिन वास्तव में किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग 2 या 3 गुना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 200% या 300% बढ़ जाता है। समझना इस बात को, मैंने क्या बताया कि ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। परीक्षण के द्वारा पाया गया कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा लगभग 3% बढ़ जाती है। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में लगभग 3% वृद्धि हो जाती है, इसलिए अभिक्रिया वेग भी 3% बढ़ना चाहिए। लेकिन वास्तव में 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग 2 या 3 गुना यानी 200% से 300% बढ़ जाता है। तो ओवरऑल हम निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग में वृद्धि का कारण केवल संघट्ट आवर्ती बढ़ना ही नहीं है। इसके अलावा हम क्या कहेंगे कि जो प्रभावी संघट्ट हैं उनकी संख्या का भी इस अभिक्रिया वेग में योगदान होता है। तो ये हमने संघट्ट आवर्ती बढ़ने से, यानी हमने पहला कारक लिया संघट्ट आवर्ती बढ़ने से किस प्रकार अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अब हम दूसरा कारक ले रहे हैं, कौन सा, प्रभावी संघट्टों की संख्या बढ़ने से, या अपन ऐसे कह सकते हैं प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ने से। समझना आप, प्रभावी, इसको भी मैं उठा रहा हूं, प्रभावी टक्करों की या प्रभावी संघट्टों की संख्या बढ़ने से। क्या कहेंगे, प्रभावी संघट्टों, या कह सकते हैं प्रभावी टक्करों, एक ही बात है, संघट्टों की संख्या बढ़ने से, संख्या बढ़ने से। यानी अपन कह सकते हैं कि प्रभावी टक्करों की संख्या का भी अभिक्रिया के वेग में महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी अपन यहाँ पे ऐसे कहेंगे कि अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों से उत्पन्न ऊर्जा यदि देहली ऊर्जा से कम है तो अभिकारक अणु उत्पाद में नहीं बदल पाते हैं और इस प्रकार की टक्कर अप्रभावी टक्कर कहलाती है। और यदि अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों से उत्पन्न ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या अधिक है तो अभिकारक के अणु उत्पाद में बदल जाते हैं और ऐसी टक्कर प्रभावी टक्कर कहलाती है। देखो क्या बताया मैंने, समझना आप, मैंने ये बताया कि अभिकारक अणुओं के मध्य, समझना आप, अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों से उत्पन्न ऊर्जा, टक्करों से उत्पन्न ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम है, देहली ऊर्जा से कम है तो अभिकारक अणु
अभिकारक अणु उत्पाद में नहीं बदल पाते हैं, नहीं बदल पाते हैं। और इस प्रकार की टक्कर क्या कहलाएगी? इस प्रकार की टक्कर अप्रभावी टक्कर कहलाती है। अप्रभावी टक्कर बोल दो या अप्रभावी संघट बोल दो। वापस से मैं आपको समझा रहा हूँ, यदि अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों से उत्पन्न ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम है तो अभिकारक के अणु उत्पाद में नहीं बदल पाते हैं और इस प्रकार की टक्कर को अप्रभावी टक्कर कहते हैं। दूसरे रूप में हम क्या कह सकते हैं कि यदि अभिकारक अणुओं के मध्य अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों से उत्पन्न ऊर्जा टक्करों से उत्पन्न ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर देहली ऊर्जा के बराबर या अधिक है, बराबर या अधिक है, तो अभिकारक के अणु अभिकारक के अणु उत्पाद में बदल जाते हैं, उत्पाद में बदल जाते हैं। और इस प्रकार की टक्कर क्या कहलाएगी? प्रभावी टक्कर, प्रभावी टक्कर बोल दो या प्रभावी संघट बोल दो। वापस से मैं आपको समझा रहा हूं, यदि अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों से उत्पन्न ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या अधिक है तो अभिकारक के अणु उत्पाद में बदल जाते हैं और इस प्रकार की संघट को या इस प्रकार की टक्कर को प्रभावी टक्कर कहते हैं। ये चीज़ आपके माइंड में सेट हो गई है। क्या बताया हमने? वेरी सिंपल है, अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों से उत्पन्न ऊर्जा यदि देहली ऊर्जा से कम है तो अभिकारक के अणु उत्पाद में नहीं बदलेंगे और इस प्रकार की टक्कर को अप्रभावी टक्कर कहते हैं। फिर हमने क्या कहा कि यदि अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करों से उत्पन्न ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या अधिक है तो अभिकारक के अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं और इस प्रकार की टक्कर को प्रभावी टक्कर कहते हैं। ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि यदि टक्कर प्रभावी हो रही है तो अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखो, अभिकारक अणुओं के मध्य हम जो ऊर्जा वितरण है उसको हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख से समझते हैं। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख। देखते हैं कि किस प्रकार अभिकारक के अणुओं के मध्य ऊर्जा का वितरण होता है। तो अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख। लगातार आप मेरे साथ बने रहेंगे। अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख। यानी हम लिखेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख, ऊर्जा वितरण आरेख। मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख। देखो अपन कह सकते हैं कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख के अनुसार किसी अभिक्रिया में सभी अभिकारक अणुओं की ऊर्जा समान नहीं होती है। क्या बताया मैंने? मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण आरेख के अनुसार किसी अभिक्रिया में सभी अभिकारक अणुओं की ऊर्जा समान नहीं होती है। ये अभिकारक अणु परस्पर टक्कर करते रहते हैं, या अपन ऐसे कह सकते हैं इन अभिकारक अणुओं के मध्य परस्पर टक्करें होती रहती हैं, जिससे ये अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण एक दूसरे में
करते रहते हैं। अब देखो, अब हम आरेख बनाएंगे। हम आरेख बनाएंगे एक तो अणुओं की ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा व धारित ऊर्जा युक्त अणुओं के अंश के मध्य हम आरेख बनाएंगे। यानी हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अणुओं की ऊर्जा, अणुओं की ऊर्जा व धारित ऊर्जा युक्त, धारित ऊर्जा युक्त अणुओं के अंश के मध्य, अंश के मध्य आरेख। देखते हैं आरेख किस प्रकार का बनता है। यहां पर अणुओं की ऊर्जा का मतलब अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा है वह धारित ऊर्जा युक्त अणुओं के अंश के मध्य आरेख। देखो आरेख कैसा बनेगा, इधर तो है धारित ऊर्जा युक्त, धारित ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश, या हम डायरेक्ट यहाँ पे अणुओं का अंश भी कह सकते हैं, अणुओं का अंश। ये लो, इधर रहेगी ऊर्जा यानी गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब देखो आरेख कैसा बनेगा, आरेख को समझना आप। ये यहाँ पे है देहली ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है, देहली ऊर्जा। और ये क्या है, ये है प्रभावी टक्कर युक्त अणुओं का अंश, या प्रभावी संघट भी हम कह सकते हैं, प्रभावी टक्कर युक्त अणुओं का अंश, अणुओं का अंश। ये यहाँ पे क्या है, देखो देखो यहाँ पर क्या है, अभिकारकों की गतिज ऊर्जा क्या है, कम। यहाँ पर भी क्या है, कम। लेकिन इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं, अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा इसको कहते हैं, अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा। देखो हमने आरेख बनाया है अणुओं की ऊर्जा व धारित ऊर्जा युक्त अणुओं के अंश के मध्य। इधर हमने क्या लिया है, धारित ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश, इधर हमने क्या लिया है, ऊर्जा यानी औसत गतिज ऊर्जा। ये जो छायांकित भाग है ये दर्शा रहा है प्रभावी टक्कर युक्त अणुओं का अंश, यानी ये जो अंश है ये प्रभावी टक्कर युक्त अणुओं वाला अंश है। ये मैंने दिखाई है देहली ऊर्जा। अब देखो हम क्या कह सकते हैं, हम इस आरेख से ये बात स्पष्ट कह सकते हैं कि कम गतिज ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या कम है। क्या कहेंगे, देखो यहां पर भी क्या है, गतिज ऊर्जा कम है और यहां पर क्या है, गतिज ऊर्जा अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कम गतिज वाले अणुओं की संख्या भी कम है और अधिक गतिज ऊर्जा वाले अभिकारक अणुओं की संख्या भी कम है, लेकिन मध्यम गतिज ऊर्जा रखने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या अधिकतम है और इसीलिए इन अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, अधिकतम
संभाव्य गतिज ऊर्जा, क्या कहते हैं, अधिकतम संभाव्य गतिज ऊर्जा। ये मैंने क्या दिखाई है, देहली ऊर्जा। यानी अपन क्या कह सकते हैं, अपन कह सकते हैं कि इस देहली ऊर्जा के बराबर या अधिक ऊर्जा वाले अभिकारक अणु ही उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं देहली ऊर्जा की। किसकी बात करते हैं, देहली ऊर्जा की। देखो, मैं ऐसे कहूं कि ये देहली ऊर्जा है, हमें पता है देहली ऊर्जा यही है। यानी देहली ऊर्जा का मान, मत ध्यान से समझना, मैं अब देहली ऊर्जा की बात कर रहा हूं। देहली ऊर्जा का मान कम होगा, इसका मतलब प्रभावी टक्कर युक्त अणुओं का अंश अधिक होगा और अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। लेकिन यदि देहली ऊर्जा का मान अधिक हो तो अपन क्या कहेंगे कि प्रभावी टक्कर युक्त अणुओं का अंश कम होगा और अभिक्रिया का वेग घटे जाता है। इस बात को भी हम आरेख से समझा सकते हैं। तो हमने क्या बताया, हमने ये बताया इस आरेख से कि देहली ऊर्जा के बराबर या अधिक ऊर्जा वाले अभिकारक अणु ही उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। यदि देहली ऊर्जा का मान कम है तो प्रभावी टक्कर युक्त अणुओं का अंश अधिक होगा और अभिक्रिया वेग बढ़ जाएगा। लेकिन यदि देहली ऊर्जा का मान अधिक है तो प्रभावी टक्कर युक्त वाले अणुओं का अंश कम हो जाएगा और अभिक्रिया का वेग भी घट जाता है। तो ये तो था हमारा अणुओं की ऊर्जा व धारित ऊर्जा युक्त अणुओं के अंश के मध्य आरेख। अब हम बात करते हैं ताप में वृद्धि से अभिक्रिया वेग में जो वृद्धि होती है उसको अब हम आरेख से समझाएंगे। यानी अब हमारा जो आरेख आएगा वो आरेख आएगा ताप वृद्धि में या ताप वृद्धि से अभिक्रिया वेग में वृद्धि। क्या कहेंगे, ताप वृद्धि से अभिक्रिया वेग में वृद्धि। इसको भी हम आरेख से समझाएंगे। देखो, अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी, ताप वृद्धि में या ताप में वृद्धि से, ताप में वृद्धि से अभिक्रिया वेग में वृद्धि, अभिक्रिया वेग में वृद्धि। और इसको भी हम आरेख से समझाएंगे। देखो, अब बना रहा हूं आरेख। आरेख बनेगा वही अणुओं की ऊर्जा व धारित ऊर्जा युक्त अणुओं के अंश के मध्य। ये लो, यानी इधर तो क्या है, धारित ऊर्जा युक्त, धारित ऊर्जा युक्त अणुओं का अंश, अणुओं का अंश। और इधर क्या है, ऊर्जा यानी अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा। अब देखो, ये तो है T ताप पर, और अब मैं इसका ताप बढ़ाऊंगा। तो देखो, ताप बढ़ाऊंगा तो देखो आरेख, ताप बढ़ाने पर हमें किस प्रकार का आरेख प्राप्त होगा। ये लो, देखो ये जो आरेख बनाया है मैंने, ये तो है T ताप पर, T ताप पर। और ये जो आरेख बनाया है ये है T प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। अब देखो, यानी इस आरेख से हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, ये छायांकित भाग क्या है, ये है प्रभावी टक्कर या संघट, प्रभावी टक्कर युक्त अणुओं का अंश, अणुओं का अंश।
अब देखो आप, यानी पहले इस T ताप पे देखो आप, T ताप पे जो प्रभावी टक्कर युक्त अणुओं का अंश ये इतना सा है, यानी अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा का मान कम है और प्रभावी टक्कर युक्त अणुओं का अंश भी कम है। लेकिन जब हमने ताप में वृद्धि की, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाया, तो इन अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ गई और गतिज ऊर्जा बढ़ने से ये आरेख चपटा हो गया और अपन कह सकते हैं कि आरेख दाईं ओर, यानी आरेख दाईं ओर खिसक गया। मतलब ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ने से जो प्रभावी टक्कर युक्त अणुओं का अंश है वो बढ़ जाता है। इंपॉर्टेंट बात है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गतिज ऊर्जा बढ़ने पर प्रभावी टक्कर युक्त अणुओं का अंश बढ़ जाता है और ये अंश 2 या 3 गुना बढ़ता है। और यही कारण है कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग 2 या 3 गुना बढ़ जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग में जो वृद्धि का मेन कारण है वो है प्रभावी टक्कर युक्त अणुओं का अंश बढ़ जाना या प्रभावी टक्कर युक्त अणुओं की संख्या बढ़ जाना, जिसकी वजह से अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। यानी ओवरऑल अपन ये कह सकते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर प्रभावी टक्कर युक्त अणुओं का अंश 2 या 3 गुना बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग भी 2 या 3 गुना बढ़ जाता है। तो ये हमने ताप में वृद्धि से अभिक्रिया वेग में वृद्धि देख ली। यानी हमारा जो आज का टॉपिक था अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, इसका हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया है कि अभिक्रिया का वेग किन कारकों पर निर्भर करता है। हमने 2 कारक देखे हैं। पहला कारक तो हमने देखा संघट्ट आवृत्ति बढ़ने से या टक्कर आवृत्ति बढ़ने से। दूसरा कारक हमने देखा कि प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ने से या प्रभावी संघट्टों की संख्या बढ़ने से। और ओवरऑल हम निष्कर्ष के रूप में यही कहते हैं कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग जो बढ़ता है उसमें महत्वपूर्ण रोल प्रभावी टक्कर युक्त अणुओं के अंश का होता है। तो आज की क्लास में हमने अध्ययन किया अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।